गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारा चैनल जेएच एग्जाम फ्लैक्स पे। आप लोग को पता है कि जेएच एग्जाम फ्लैक्स बीबीयू से जितनी भी सिलेबस है वो सारी प्रिपरेशन करवा रही है। आज हम लोग जो प्रिपरेशन हम लोग की क्लास में जो आज कल जो पढ़े थे उसी को आगे बढ़ाएंगे, यानी आज हमारा क्लास तीसरा होगा। जिनकी भी एमडीसी पेपर ज्योग्राफी है, यानी सेमेस्टर 1 to 3 में जो भी है और उनका पेपर एमडीसी है, तो उन्हीं का आज का तीसरा क्लास होगा लॉन्ग क्वेश्चन का। मतलब कि 2 क्लास में हम 4 क्वेश्चन को डील कर चुके हैं। ये जो सीरीज चल रही है वो आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम अपना जो सीरीज है स्टार्ट करते हैं। क्लास 3 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उस पे समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5। और ये सब जो क्वेश्चन हो रहा है वो लिख लीजिए 110% की आएगा। 100% लिख लीजिए कि आपका जो आगामी होने वाला जो परीक्षा है 16 तारीख से कि 14 तारीख से जो स्टार्ट है वो 110% लिख लीजिए कि ये आएगा, जरूर से जरूर आएगा। तो आज हम लोग एग्जाम के बेसिस पे ही हम लोग लॉन्ग आंसर को कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। पहला जो क्वेश्चन है वो है ज्वार भाटा क्या है। क्या बोलता है, ज्वार भाटा क्या है एवं ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत व प्रकार की व्याख्या कीजिए। देखिए ज्वार भाटा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। व्हाट इज टाइड्स, मतलब कि ज्वार भाटा क्या है। अब देखो ज्वार भाटा, अगर आप लोग अभी गर्मी चल रही है तो अभी सब जा रहे होंगे समर वेकेशन में, कोई घूमने जा रहा होगा, कहां जा रहा होगा, बीच पे, समुद्र में। तो कहीं ना कहीं वही समुद्र में जो आती है लहर, जिसको आप लोग को छू के जो चली जाती है, उसी तरह से बहुत भयानक मात्रा में जो समुद्र में आएगी उसी को हम लोग कहेंगे ज्वार। और वही जब पीछे चली जाएगी तो उसी को कहेंगे भाटा। तो आज की क्लास में हम लोग उसी को कोशिश करेंगे अच्छे से डील करने का, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आए। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है अगर एग्जाम में आए तो। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करें किसी भी सर्विस की तैयारी का, सरकारी नौकरी का, तो उन लोग के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की क्लास में हम लोग ज्वार भाटा को समझ के जाएंगे कि आज हो तो ज्वार भाटा पूरे अच्छे से समझ ले। एग्जाम में आएगा तो लिख लेंगे, नहीं आएगा तो समझ लेंगे। देखिए क्या बोलता है ज्वार भाटा। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण, किसकी, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। अब देखिए भैया समझिएगा, मान के चलिए ये मेरा सूर्य है। क्या है, मेरा सूर्य है। अब ये सूर्य है, अब सूर्य है, इधर पृथ्वी हो जाएगा, और यही पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रही है। क्या कर रही है, चारों ओर चंद्रमा घूम रही है, और पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रहा है। ये तो सबको पता है, ज्योग्राफी है तो 6-7 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी लगा रही है। तो ये मेरा हो जाएगा चांद। क्या हो जाएगा, चांद। ये मेरा पृथ्वी और ये मेरा सूरज। अब देख भैया महासागर कहां है, तो आप लोग बोलेगा सर महासागर पृथ्वी पर है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से घिरा है, तो सर 71% हिस्सा जो है पानी से घिरा है, जो सबसे ज्यादा महासागर। अच्छे से समझिए। अब देखो जब सूरज और चांद, जब सूरज और चांद, सूरज और चांद मिलके आकर्षण बल लगाती है, मिलके जब आकर्षण बल पृथ्वी पर, किससे, पृथ्वी पर, यानी पानी को अपने तरफ खींचती है। किसको खींचती है, पानी को अपने तरफ जब खींच रही है, महासागर का पानी को अपने तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। तो जब पनिया उठा समुद्र से, सागर से जब पानी जो उठता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पानी जो उठा उसी को हम लोग कहेंगे ज्वार। क्या कहेंगे, ज्वार। पानी जब उठ रहा है
पृथ्वी से महासागर का पानी जो उठ रहा है उसको कहेंगे ज्वार। पानी उठला ज्वार एलो। और वही पानी जब पृथ्वी से आकर्षण बल जब खत्म होगा तो गिर ही जाएगा नीचे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। इन शॉर्ट वे में अगर आप लोग समझिएगा कि सर सूरज और चंदा के आकर्षण बल, सर सूरज और चंदा पानी को जब अपने तरफ बुलाती है ना, तो जब पानी पृथ्वी को छोड़ता है, जब पानी ऊपर की ओर उठता है तो उसे कहेंगे ज्वार, और जब पनिया गिर जाता है तो उसे कहेंगे भाटा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ज्वार भाटा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए क्या बोलता है, तो सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ज्वार क्या है? आगे ज्वार भाटा सामुद्रिक जल की गतियों में से एक महत्वपूर्ण गति है। अब देखो ज्वार भाटा है वो सामुद्रिक हो गया, समुद्र हो गया या महासागरी में जो गति होती है उसमें से एक गति महत्वपूर्ण ज्वार भाटा का होता है। चलिए देखिए क्या बोलता है। समुद्री जल, कौन सा जल? समुद्री जल एक तरंग के रूप में उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं। बताएं कि समुद्री जल हो गया या महासागर जल हो गया। जब महासागर उठला रे क्या होला? जब महासागर उठा, जब महासागर का जल और समुद्र का जल, जब देखिए ये एरो क्या हो रहा है? ऊपर उठ रहा है, यानी पानी ऊपर उठ रहा है। क्या हो रहा है? पानी को हम ऊपर उठा दे रहे हैं। सूर्य और चंदा मिलकर दोनों को पानी को ऊपर उठा दिया है, तो वही बोलते हैं रूप में ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहा जाता है। इस क्रिया में समुद्री जल तरंगों के रूप में ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ता है। ऊपर उठे तो और समुद्र के किनारे बहे तो, ऊपर उठे तो और समुद्र के किनारे जो भी आप लोग नहा रहे होंगे गोवा वाले बीच पे, जो भी आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे घाट पर, उधर ही बढ़ रहा है। इस क्रिया में समुद्री जल तरंगों के रूप में ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ता है। मैंने जने तो बैठा नहीं, जने तो एंजॉय करी थी समुद्र के तट पर, और नहीं कहा तो ऊपर उठे था और उन्हें बढ़े था। किंतु जब वही समुद्री जल, अब देख ऊपर उठलन बाबू, का करे पनिया ऊपर उठना रे, का रे पनिया उधियलो रे, का रे पनिया उधियलो, उघार 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 बोलते हैं जब, तो जब पानी उधियाता है यानी जब पानी उठता है उसे कहेंगे ज्वार। और यही पानी उठ के किधर जाएगा? समुद्र के तट तरफ जाएगा। किधर जाएगा? समुद्र के तट तरफ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ज्वार कहेंगे। क्या बोलेंगे? ज्वार कहेंगे। फिर बोलता है किंतु जब वही समुद्री जल यानी जब पनिया उठला, वही पनिया जब वापस पीछे होता है यानी वापस फिर से पीछे होना शुरू हो जाता है, अर्थात सागर तले की तरफ लौटता है, तो उसे भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भाटा कहते हैं। पानी उठ के समुद्र के किनारे जा रही है, पानी उठ के समुद्र के किनारे जा रही है तो उसे क्या कहेंगे? ज्वार। और वही फिर वापस आ गई, तो उसे क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे, अर्थात ज्वार भाटा कहलाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ज्वार भाटा क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो बच्चा वाला भी समझ लीजिएगा, यानी आप लोग नहाने चल जाइएगा, वहां देखिएगा कि ज्वार भाटा कैसे आती है और कैसे। अगर JH एग्जाम फ्लैक्स पे नहीं समझ में आएगा तो कोई चैनल पे नहीं समझ में आएगा ज्वार भाटा। एकदम बच्चा वाला लैंग्वेज में समझाने का कोशिश कर, एकदम सरल भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोलता है। समुद्र का जल, कहां का जल? समुद्र का जल 24 घंटे में कितना बार? 24 घंटे में दो बार तट की तरफ बढ़ता है, अर्थात ऊपर उठता है, एवं 2 बार उतरता है, अर्थात नीचे कर गिरता है। अब देखो ज्वार भाटा समझाएं, जो ऊपर उठ रहा है समुद्र में, समुद्र की बात करें 24 घंटे में 2 बार, यानी ऊपर उठ के
तट की ओर बढ़ता है, ऊपर उठ के तट की ओर बढ़ रहा है, यानी एक दिन में दो बार उठ के ऊपर आता है और 2 बार गिर के वापस जाता है। यानी बोलेंगे कि समुद्र तट में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आती है। इस प्रकार प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। मतलब समुद्र के स्थान में 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आएगी। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो कारण है भैया चंद्रमा और सूर्य तथा पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती, बता दिए। सूरज के चारों ओर पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर चंदा, सूरज के चारों ओर पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर चंदा। जब चंदा मिले खोजता है सूरज से और जब सूरज मिलने खोजता है चंदा से, तो इन लोग के बीच में अटैक डाल देता है कौन? पृथ्वी। दोनों के मिले में कर देता है डिस्टर्ब कि ना मिले दबाव। चंदा तो मना करा कि सूरज से ना मिल देव तोरा, तू जग कर कर दोनों जब मिल जाए तो ताकतवर हो जाता ने। आज चंदा और सूरज मिल गया तो एकता अगला तो सब का करता? पृथ्वी के अपने ओर खींचता, यानी पृथ्वी के पानी के अपने ओर खींचने का कोशिश करता है, यानी 24 घंटे में 2 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा। इस तरह चंद्रमा को पृथ्वी की धरातलीय सतह वाला भाग को ठीक पीछे चंद्रमा की धरातलीय सतह 390,400 किलोमीटर की दूरी पर होगी। अब क्या होगा समझिएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर होगी? 3,90,400 किलोमीटर की दूरी पर होगी। यही कारण है कि चंद्रमा के समक्ष पड़ने वाले पृथ्वी के समीपवर्ती भाग पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ेगा। यानी जब पृथ्वी चंद्रमा के नजदीक हो जाएगी तो उसका चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पर सबसे अधिक पड़ता है एवं इसके ठीक पृष्ठ भाग पर कम प्रभाव पड़ता है। चलिए, यह प्रक्रिया 24 घंटे में 2 बार होती है, अर्थात 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा आती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ज्वार भाटा कब आती है, कैसे आती है, क्यों आती है, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो गर्मी की छुट्टी चले तो चल चुके इन गोवा वाले बीच पे। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या बोलता है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब देखिए कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। पहला है संतुलन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संतुलन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन कौन किया था? संतुलन सिद्धांत ज्वार भाटा को एग्जाम में पूछ देता, विनोबा आवेदन पूछ देता कि संतुलन सिद्धांत ज्वार भाटा से संबंधित इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो आप बोलिएगा आइजैक न्यूटन ने 1687 में किया था। कौन किया था? आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर यानी ग्रेविटी फोर्स पर बल देते हुए बताया कि प्रत्येक वस्तु में आकर्षण बल होता है, यानी जितने भी थिंग्स है पृथ्वी पर जो भी चीजें सब में क्या होता है? आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिससे सदैव संतुलन गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बना रहता है। इससे आकर्षण बल के कारण पृथ्वी का जल खींच जाता है, जिससे ज्वार आते हैं। बताए भैया आकर्षण चंदा खींचे तो चंदा और सूरज मिल के चंदा और सूरज मिल गया और दोनों पृथ्वी मारता तो पृथ्वी माया का यानी पनिया अपन तरफ खींचे था गुरुत्वाकर्षण बल से और आकर्षण बल से, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के पास स्थित है। चंद्रमा पृथ्वी के पास है। अब पृथ्वी यानी चंदा बाप कौन? तो चंदा बाप पृथ्वी। अब पृथ्वी मिले मना करे तो चंदा के तू सूरजवश ना जब मिले ले तो बोलो कि जेब तो भाग जाओ तुम, दिन में सब 2 बार मिलो, यानी एक दिन में सब 2 बार मिलते, इसलिए दोनों बार मिल के होकर बप्पा के मारो, यानी चांद के बाप को मारता है। यानी पृथ्वी को जब अपने और खींचता है तो उसका पानी ऊपर उठता है। इस कारण चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर सूर्य की अपेक्षा अधिक पड़ता है। बताइए चांद बाप तो चांद का ना प्रभाव पृथ्वी पर अधिक पड़ेगा।
चलिए अब देखिए गतिक सिद्धांत। तो पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट ही हो जाएगा, समझिएगा। पहला इंपॉर्टेंट क्या होगा? पहला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हाँ, संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आइजैक न्यूटन किया। कब किया? 1687 में किया। और ये बताया कि हर चीज में क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है, हर चीज में आकर्षण बल होता है, और यही आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण के साथ मिलता है और अपने और खींचता है। चलिए दूसरा क्या बोलता है? गतिक सिद्धांत। क्या बोल रहा है दूसरा? गतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन, तो गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन लाप्लास। कौन किया? लाप्लास। तो कौन? लाप्लास। कब? 1755 में। यानी कि गतिक सिद्धांत ज्वारभाटा का प्रतिपादन किसने किया? तो लाप्लास किया। कब किया? 1755 में किया। नेक्स्ट क्या बोलता है? प्रगामी तरंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्रगामी तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है 1833 में विलियम हावेल ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सर विलियम हावेल ने किया। कब किया? तो सर 1833 में किया। कोई दिक्कत नहीं सर, तनी सुन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे सीबी एयरी ने लहर सिद्धांत का नाम दिया। मतलब कि प्रगामी तरंग के सिद्धांत को भी एक और नाम से जाना जाएगा, लहर का सिद्धांत। तो इसका नाम कौन चेंज कर दिया? तो जिसे सीबी एयरी ने, यानी प्रगामी तरंग को सीबी एयरी ने लहर सिद्धांत का भी नाम दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्वार जो एक लहर समान होती है, चंद्रमा से उत्प्रेरित होकर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर भ्रमण करती है। मतलब कि जो ज्वार जो होता है, ज्वार जो होता है लहर के समान होता है। क्या होता है? लहर के समान होता है, जो चंद्रमा से उत्प्रेरित होकर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर भ्रमण करती है। अब देखो जो ज्वार होगा वो पूरब से पश्चिम की ओर क्या करेगा? भ्रमण करती है, तथा जो दक्षिण गोलार्ध में स्थल के अभाव के कारण दक्षिण से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर खिसकती है, जिसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। जब ये तरंग शिखर तट पर पहुंचती है, यानी शिखर तट पर पहुंचती है, तो ज्वार आता। भैया जब लहरिया जो उठल को समुद्र में जो लहर उठ रहा है प्राथमिक तरंग है, और यही तरंग समुद्र के शिखर तट पर पहुंचती है, माने उठते हुए पहाड़ बनते हुए समुद्र के तट तक पहुंचती है, तो ज्वार आता है। जब तरंग की द्रोणी आती है तो भाटा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या बोलता है? स्थैतिक तरंग सिद्धांत। क्या है? स्थैतिक तरंग सिद्धांत। इसका प्रतिपादन कौन किया? भैया पूछ दिया क्वेश्चन कि स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? तो आप क्या बोलेगा? सर अमेरिका के विद्वान थे। कौन थे? आर.ए. हैरिस ने किया सर। ठीक है, कौन किया स्थैतिक तरंग का सिद्धांत? तो आर.ए. हैरिस ने किया। अब इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर ज्वार भाटा की क्रिया प्रत्येक महासागर में स्वतंत्र रूप से संपादित होती है। अब देख भैया स्थैतिक तरंग सिद्धांत में क्या बोल दिया आर.ए. हैरिस बोला ने कि ज्वार भाटा पृथ्वी पर, कहां पर? पृथ्वी पर आ रहा है। फर्स्ट लेक्चर के, हाँ ये लेक्चर के पहले में हम लोग समझ दिए कहां आता है ज्वार भाटा? पृथ्वी पर। तो कहां आएगा? सागर में और समुद्र में। तो वही बोला है कौन? आर.ए. हैरिस ने। क्या बोल दिया कि पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा की क्रिया जो होती है वो प्रत्येक महासागर में, कहा? हर महासागर में स्वतंत्र रूप से घटती है। यानी कि ज्वार भाटा पृथ्वी के महासागर में हमेशा स्वतंत्र रूप से आते रहती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ज्वार भाटा की सिद्धांत आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भैया रटेल पढ़ता कौन सिद्धांत कौन देला? वो रटेल पढ़ता। लेकिन ज्वार भाटा होता क्या है ये उम्मीद करते, वो हम आपको समझा दिए। ऊपर उठ लो रे,
लहरिया ऊपर उठ लो, लहरिया ऊपर उठ लो तो ज्वार, अरे लहरिया कम हो गई रे तो भाटा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके प्रकार, यानी ज्वार भाटा के प्रकार। देखिए क्या बोलता है ज्वार भाटा का प्रकार। ज्वार भाटा में पाए जाने वाले गुण, कौन? ज्वार भाटा में पाए जाने वाले गुणों विशेषताओं के आधार पर ज्वार भाटा को 7 प्रकार में विभाजित किया जाता है। कितने प्रकार में? 7 प्रकार में ज्वार भाटा को बांटा गया है, जिसमें से पहला कौन सा है? दीर्घ ज्वार। कौन सा है? दीर्घ ज्वार भाटा। अब दीर्घ ज्वार भाटा को समझ, जब सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के एक सीधे में सरल रेखा में स्थित होता। देख भैया, चलो इसको मैप से समझते हैं, मैप के अकॉर्डिंग समझते हैं। चलिए ज्योग्राफी में भतला हमारे ज्योग्राफी पढ़ब, भूगोल पढ़ब खाली भूगोल के बात करब, पॉलिटिकल पढ़ब तो खाली राजनीतिक सिद्धांत के बात करब, इतिहास पढ़ब तो ऐतिहासिक स्थिति की बात करब। तभी हमने क्या पढ़े थे? भूगोल। तो भूगोल में हम लोग को क्या जरूरी है? भूगोल में हम लोग को सबसे पहले जरूरी है पिक्चर, यानी कि मैप। क्या जरूरी है? मैप। चलिए समझते हैं। अब समझो क्या बोल दिया, दीर्घ ज्वार भाटा का समझ, हम समझा देते हैं। दीर्घ ज्वार भाटा आज की क्लास में हम आपका ज्वार भाटा एकदम दिमाग में घुसा देंगे, एकदम दिक्कत नहीं है, एकदम टेंशन लेना भी नहीं है। देखिए क्या बोलता है, चलिए समझते हैं। अब क्या बोल दिया है, जब सूर्य चंद्रमा, देखो इस सूर्य हो गया, ये मेरा पृथ्वी, समझना है। दीर्घ ज्वार भाटा को हम लोग डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दीर्घ ज्वार भाटा को हम लोग डील कर रहे हैं। ये मेरा हो गया आरे सूरज, आरे चंदा, ये मेरा हो गया सन। क्या हो गया? सन। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया पृथ्वी। क्या हो गया? ये पृथ्वी। सॉरी, ये पृथ्वी का एक छोटा सा बेटा है, सॉरी बेटा नहीं बोलेंगे, ये पृथ्वी की एक बेटी है जिसका नाम क्या हो गया? जिसका नाम हो गया चंदा। क्या हो गया? चंदा। अब ये चंदा घूमते घूमते सूरज के साथ जाती है मिलेले, तो हम बता दिए ज्वार भाटा आएगा पृथ्वी को मारेगा। अरे जब चंदा क्या आती है, ये जब चंदा घूमते घूमते पृथ्वी के यानी अपना बाप का परिक्रमण करते करते जब चंद्रमा, सूरज और मान के चलो यहां आ गई चांद, क्या आ गई? चांद आ गई, और यहां क्या हो गया? पृथ्वी आ गया। जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी, जब तीनों एक साथ, तीनों एक साथ एक ही दिशा में यानी सरल रेखा में स्थित है, तो सूर्य एवं चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति द्वारा समुद्र का जल आकर्षित है। अब देख हम क्या बोले, पृथ्वी मना कर दे तू सूर्य से ना जो मिले ले, और चंद्रमा बोले नहीं पापा मैं जाऊंगी, अरे मैं ना जोड़े, नहीं पापा मैं जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी अपने सूरज के पास, मैं भाग जाऊंगी, तो भाग जाती है। अब जब वो भागला तो सूरज और चंदा मिल गया। बप्पा हमरा रोको, मार दे बप्पा के। चंदा बोल रही है कि जानते हैं सूरज, हम तुमसे मिलने आते तो बाप रोकता है। तो सूरज और चांद मिल गया, और पृथ्वी पर देखिए यही है दीर्घ ज्वार भाटा, दोनों मिलके संयुक्त यानी दोनों कब सूर्य है, सूरज और चांद मिल गया, और पृथ्वी का, चलिए कलर ले लेते हैं, और पृथ्वी का संयुक्त आकर्षण शक्ति द्वारा समुद्र का जल आकर्षित होता है। और पृथ्वी पर पता है भैया कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा का पानी है, तो पनिया में मारबा तो हमारे पप्पा के चोट लगता, यानी पृथ्वी को चोट लगेगा। तो वही जब सूरज और चंद्रमा मिल जाएगा तो संयुक्त आकर्षण दोनों अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाता है पृथ्वी पर, द्वारा समुद्र का जल आकर्षित होता है, जिससे ऊंचे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार की स्थिति
पूर्णमासी एवं अमावस्या के दिन, माने पूर्णिमा और अमावस्या, यही स्थिति देखने को मिलेगी जब दीर्घ ज्वार भाटा यानी सबसे ऊंचा समुद्री जल यानी समुद्र का जल सबसे ऊंचा उठेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दीर्घ ज्वार क्या है भैया, तो दीर्घ ज्वार वही है कि जब सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी एक लाइन में सीधो तीनों एक साथ रहेगा डायरेक्शन में, तीनों एक साथ डायरेक्शन में रहेगा, तो उस समय सूरज और चंद्रमा मिलकर पृथ्वी पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और वही फोर्स से पृथ्वी का पानी सबसे ऊंचा उठेगा, पानी का जो लहर है वो सबसे ऊंचा उठेगा, तो उसी को हम लोग दीर्घ ज्वार भाटा कहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दीर्घ ज्वार भाटा क्या है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरा है लघु ज्वार भाटा। क्या है? लघु ज्वार भाटा। अब ये लघु ज्वार भाटा क्या है समझिएगा। लघु ज्वार तब आते हैं जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा स्थित समकोण में होती है। कौन से कोण में होती है? यानी समकोण डायरेक्शन में होती है। इसी में हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य भी महासागरीय जल को अनेक दिशाओं से आकर्षित करता है। देख भैया, ज्वार भाटा, लघु ज्वार तब आते हैं जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा स्थित समकोणीय होती है। प्रत्येक माह में ये सप्तमी और अष्टमी तिथि में होती है। सूर्य भी महासागरीय जल को अनेक दिशाओं से आकर्षित करती है। अब देख, कहीं ना कहीं समकोण में हो गया तो कहीं ना कहीं पृथ्वी जो होती है वो सूरज से तनिसुन दूर चल जाती है। क्या होती है? तनिसुन दूर चल जाती है। तो सूरज के मौका मिलो कि एक पप्पा से लड़ रहे का, अब एक बेटिया दूर है ना करिए, तो अब एक बेटिया के पापा से लड़, तो क्या करता है सूरज पृथ्वी पर, यानी सूरज भी पृथ्वी के महासागर जल को अनेक दिशाओं से आकर्षित कर, परेशान करता है पृथ्वी के। कभी कनवन गुदगुदा के भाग जाएगा अनेक दिशाओं में, माने अनेक दिशाओं से चारों तरफ से उसको परेशान कर रहा है। किसको? पृथ्वी को। इस स्थिति में किसी एक क्षेत्र में अधिक आकर्षण शक्ति न लग पाने के कारण ज्वार की ऊंचाई अन्य तिथियों की अपेक्षा कम रह जाती है, तो इसे लघु ज्वार। अब देख भैया, चारों तरफ से परेशान करे तो पृथ्वी के, तो क्या होता? लहर जो समुद्र में उठने वाला है वो नहीं उठ पाएगा अच्छे से। अब देख, एक ही जगह तू फोकस कर भी, एक ही जगह तू परेशान कर भी, तो कहीं ना कहीं आपका जो लहर है वो हाई लेवल पे उठेगा। और जब चारों तरफ से तू अगर गुदगुदा दे रही थी तो नहीं पड़ पाएगा, फोकस नहीं होगा, आकर्षण नहीं बन पाएगा, जिसके कारण जो ज्वार उठता है वो तनिसुन के लिए उठता है। इसे ही हम लोग लघु ज्वार कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? उच्च भूमि एवं निम्न भूमि ज्वार भाटा। उच्च भूमि एवं निम्न भूमि ज्वार भाटा, ये क्या है समझिए। पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ चंद्रमा जब जब पृथ्वी के निकटतम दूरी पर रहता है तो इसे चंद्रमा की उपभू स्थिति कहा जाता है। समझ, कहा समझ, पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ, तो हम पृथ्वी और चंद्रमा को बाप बेटी मान लिए हैं। पहले ही में हम लोग क्या मान लिए हैं? बाप बेटी मान रहे हैं। तो जब चंद्रमा अपने पृथ्वी यानी अपने बाप का चक्कर लगाते हैं, सबको पता है भैया कि सबको पता है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमेगा और पृथ्वी सूरज के चारों ओर और चंद्र पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, सबको पता है। वही बोल रहा है कि पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ चंद्रमा जब जब पृथ्वी के नजदीक नजदीक पर रहता है यानी नजदीक में रहता है तो इसे चंद्रमा का उपभू स्थिति कहा जाता है। अब उपभू स्थिति कब बनेगा? जब पृथ्वी के नजदीक उसकी बेटी चंदा रहेगी। ठीक है, इस स्थिति में चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति और औसत रूप से अधिक होती है, जिससे उच्च ज्वार आता है। अब इस स्थिति में क्या हो भैया? सबसे नजदीक और चंदा पर बाप से सबसे नजदीक बाप से ही ना रहेगी, तो उस समय क्या आएगा? उच्च ज्वार आएगा। और जब पृथ्वी से नजदीक यानी अपनी बेटी बाप से नजदीक यानी चंदा अपने पृथ्वी से नजदीक रहेगी तो उसे हम लोग उपभू स्थिति कहते हैं। अब इस ज्वार की जो ऊंचाई सामान्य ज्वार की अपेक्षा 15 से 20% से अधिक होती है। अब कहीं ना कहीं जब चंदा अपने पृथ्वी के नजदीक होगी तो उसको हम लोग उपभू स्थिति कहेंगे और उस समय क्या आएगा? अधिक ज्वार आएगा और वो ज्वार जो होगी वो 15 से 20%
समान ज्वार से अधिक होगी। इसके विपरीत जब पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चंद्रमा पृथ्वी इगवी से बड़ी दूर चल गया, अब बेटी का हुए तो बाप से दूर हुए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे अपभू कहेंगे। जब बेटी बाप के नजदीक हलो उपभू, जब बेटी बाप के से दूर चल गलो अपभू कहा ज्वार कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति का हो जाता कम हो जाता। अब बाप आइए ना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। लड़की का बाप ही आप उसकी ताकत होती है, अब बाप पे दूर चल गया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया और जो आकर्षण लगावे थे वो आकर्षण भी कम हो जाता, इसलिए ज्वार कम ऊंचाई तक आ पाते हैं। और क्या होता, जो ज्वार है तो वो कम ऊंचाई पर तब इसे निम्न भूमि ज्वार कहा जाता है। जब ज्वार ऊंची पर यानी सबसे ऊंचा पर आएगा, यानी ऊंचा सबसे हाई लेवल का आएगा तो उसी को उच्च ज्वार, और सबसे कम उसको निम्न ज्वार कहेंगे। उच्च ज्वार कब आएगा, जब चांद अपने पृथ्वी के नजदीक होगी, उसे उपभू बोला जाता है, तो उस समय उच्च ज्वार आता है। और जब चांद अपने पृथ्वी से दूर चले जाएगी उसे अपभू कहेंगे, उस समय जो ज्वार आएगा वो निम्न आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दीर्घ ज्वार भाटा, उच्च निम्न, उच्च भूमि एवं निम्न ज्वार भाटा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है नेक्स्ट, अयन वृत्तीय एवं भूमध्य रेखीय ज्वार भाटा। क्या है, अयन वृत्तीय एवं भूमध्य रेखीय ज्वार भाटा। अभी हो का भैया क्या बोलना चाह रहा है, समझ। पृथ्वी की तरह चंद्रमा भी परिभ्रमण की स्थिति में उत्तरायण एवं दक्षिणायन होता है। अब कहीं ना कहीं पृथ्वी के समक्ष चंद्रमा भी उत्तर और दक्षिण दिशा में भी कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आएगा कि उत्तर और दक्षिण में आएगा। चंद्रमा का अधिकतम झुकाव कर्क एवं मकर रेखा पर क्रमशः उत्तरायण एवं दक्षिण। अब कर्क रेखा कहने तो कर्क रेखा क्या बोल भी समझ, फिगर से हम समझते हैं। तो फिगर बना लिए हम, मान के चलो फिगर में हम एक बड़ा सा हम पृथ्वी बना लेते हैं, या चंदा का पिताजी को बना लेते हैं। अब चंदा को पिता को बीच में काट दिए, इसको कौन सी रेखा कहेंगे, इसको भूमध्य रेखा कहेंगे। कौन सा रेखा कहेंगे, भूमध्य रेखा कहेंगे। आज अगर तो इनके ज्वार भाटा ना समझ लो जेएच एग्जाम फ्लेक्स पर तो कहीं ना समझ में, तो पृथ्वी के दो भाग कर दिए जिसे भूमध्य रेखा कह दिए। अब भूमध्य के ऊपर अगर तुझे भी तो यहाँ मिलता तोरा कर्क रेखा। कौन सा रेखा, कर्क रेखा। और भूमध्य के तू नीचे जे भी तो यहाँ तोरा मिल जाता मकर रेखा। सबको पता है, सब पढ़े 6, 7, 8 में, सॉरी 9th में, हाँ 9th में। अब देख कर्क रेखा कहने तो इन्हें हो जाता उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, और इन्हें हो जाता दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। यहां तक कोई दिक्कत ना, चल सर कोई दिक्कत ना। अब देख ये भी तो एकरो तो चारों ओर घूमे थे, पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है, तो पृथ्वी चारों ओर सर उसकी बेटी चंदा घूम रही है। कौन घूम रही है, चंदा घूम रही है। तो ये चंदा भी ऐसी स्थिति में आएगी कि पृथ्वी के उत्तरायण और पृथ्वी के दक्षिणायन हिस्सा में आएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो कर्क रेखा उत्तर में, मकर रेखा दक्षिण में, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर जो भी आप जाइएगा तो आप उत्तर की ओर जाइएगा, और भूमध्य रेखा के नीचे आप जाइएगा तो ये नीचे हम जा रहे हैं ना, एरो मेरा कहने जा रहा है, एरो मेरा नीचे जा रहा है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। एरो जहां जा रहे नीचे जाएगा तो दक्षिण, और एरो अगर ऊपर जाएगा तो क्या कहेंगे, उत्तर की ओर। तो इसी तरह हमारा चांद भी उत्तरायण और दक्षिणायन हो रहा है। ऊपर के लिए उत्तरी ध्रुव, नीचे के लिए दक्षिणी ध्रुव। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। मकर रेखा पर क्रमशः उत्तरायण एवं दक्षिणायन होता है। फलतः कर्क एवं मकर रेखा पर आने वाले ज्वार को, अब देखो भैया कर्क और मकर रेखा पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं किया, हाँ। अब कहीं ना कहीं कर्क रेखा में तो आपका कोई ना कोई सागर जरूर होगा ने, जो कर्क रेखा पर स्थित होगा। फिर एक ऐसा जरूर होगा, समुद्र होगा, सागर होगा जो मकर रेखा पर स्थित होगा।
होगा जरूर। अरे हम क्या पढ़ रहे कि पृथ्वी पर 71% पानी है सर, तो 71% पानी है तो पनिया कहीं कहीं ऐसा जगह में जरूर स्थित होगा जो एक महासागर कर्क रेखा पर स्थित होगी, और कोई महासागर मध्य मकर रेखा पर स्थित होगी, और कोई महासागर भूमध्य रेखा पर स्थित होगी। तो कहीं ना कहीं कोई रेखा पर महासागर जरूर स्थित होगी। तो ठीक है, यही कर्क रेखा और मकर रेखा पर आने वाले ज्वार को, हाँ वही है, झुकाव कर्क एवं मकर रेखा पर अधिक उत्तरायण एवं दक्षिणायन होते हैं। फलतः कर्क एवं मकर रेखा पर आने वाले ज्वार को अयन वृत्तीय ज्वार, समझ गली अच्छा से। अब देखिए सर, कर्क रेखा और मकर रेखा पर जो ज्वार भाटा आता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अयन वृत्तीय ज्वार कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? आज के क्लास में ज्वार भाटा नहीं समझ पाइएगा तो कभी नहीं समझ पाइएगा। अब दूसरा क्या बोलता है? चंद्रमा जब भूमध्य रेखा पर, चंद्रमा जब भूमध्य रेखा पर प्रत्येक महीने लंबवत रहती है, यानी अब देख आ जाते हैं फिगर में, आ जाते हैं, आ गए यही तक मेरा भूमध्य रेखा आ गया ना। आए भैया, जब अपन बेटिया चांद जब पृथ्वी के चारों ओर घूमे थे तो उत्तर में जेता है, ठीक है, दक्षिण में जेता है, पूरब पश्चिम, यही 4 गो दिशा होगा। अभी तो क्या बोलता है? जब चंदा यानी अपने बाप के एकदम सीधे यानी भूमध्य रेखा पर रहती है, जब एक बेटिया है कि अपन बाप के सीधे यानी यहाँ मान के लिए चांद लिख दिए, क्या लिख दिए? चांद। जब चांद पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर हर महीने लंबवत रहती है, फलतः ज्वार की दैनिक असमानता नहीं मिलती, बल्कि दो उच्च ज्वार एवं दो निम्न ज्वार की ऊंचाई बराबर रहती है, तो इसे भूमध्य रेखीय ज्वार का, ऐसा समझ, समझ सिंपल वे। भूमध्य रेखा के सामने कौन है? चांद। तो आप भूमध्य रेखा के सामने अगर चांद है तो आकर्षण तो होगी ही, ज्वार भाटा तो आएगी ही। तो कम से कम इस भूमध्य रेखा में जो भी सागर जो भी समुद्र स्थित है भूमध्य रेखा पर, तो उसमें चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण उसमें ज्वार, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार आएगी। उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को ही हम लोग भूमध्य ज्वार कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अयन वृत्तीय ज्वार और भूमध्य ज्वार आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? नेक्स्ट है दैनिक ज्वार। कौन सा है नेक्स्ट? दैनिक ज्वार। अभी दैनिक ज्वार क्या है? चलिए देखते हैं दैनिक ज्वार। एक ही स्थान पर प्रत्येक दिन एक ज्वार एवं एक भाटा आने की स्थिति को दैनिक ज्वार भाटा कहा जाता है। एक के दिन एक जगह पर घुरी घुरी तो मन ना करते एक जगह पर घुरी घुरी जाए तो दैनिक क्रिया यार रोज करते करते दिमाग खराब। तो दैनिक क्रिया अपने दिनचर्या को बताए कि आप रोज क्या करते, उसी का कहते हैं दैनिक क्रिया। यही बोल दिया है कि एक ही स्थान पर भैया प्रत्येक दिन माने रोज एक ज्वार है और एक भाटा है, रोज एक ज्वार और एक भाटा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दैनिक ज्वार भाटा कहेंगे। और क्या बोलता है? इस प्रत्येक ज्वार भाटा में 52 मिनट का अंतर होता है। क्या होता है? 52 मिनट में ज्वार तो 52 मिनट में भाटा आएगा। ऐसे ज्वार चंद्रमा की झुकाव गति के कारण आते। चंद्रमा को जब उसका पप्पा पकड़ लिया, सूरज से मिलते हुए पृथ्वी जब पकड़ लिया तो क्या होता? हमने नजर झुका के खड़ा रहा, तो चांद के भी अपने बाप के सामने नजर झुका के खड़ा है। वही बोल दिया कि दैनिक ज्वार कब आएगा? दैनिक ज्वार कब आएगा? ऐसा ज्वार चंद्रमा की पृथ्वी के झुकाव के गति के कारण आता है। दैनिक ज्वार भाटा को सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा की स्थिति गतियों के समय अनुसार अत्यधिक प्रभावित करते हैं। अब गति के अनुसार भी कहीं ना कहीं दैनिक ज्वार को प्रभावित किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ज्वार भाटा आप लोग को आज की क्लास में अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सर ज्वार देखिए, भूकंप क्या है? क्या है? अर्थक्वेक, यानी भूकंप क्या है और इनके प्रकारों का विवेचना करें। देखिए क्या बोलता है भूकंप। भूकंप जो है पृथ्वी की पपड़ी या पृथ्वी के ऊपरी आवरण में अचानक ऊर्जा निकलने के कारण होने वाले जमीन का हिलना है।
यानी जमीन हिल गया तो भूकंप पहले, तू हिल गई तो भूकंप पहले। तो जमीन क्या जब हिलता है तो उससे ही हम लोग क्या मानेंगे, उससे ही हम लोग भूकंप मानेंगे। भूकंपों की लंबाई अलग अलग हो सकती है भैया, भूकंप की लंबाई अलग अलग हो सकती है, और वे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बमुश्किल महसूस किया जा सकता है, और इतने शक्तिशाली हो तो भैया कि तबाह कर देता, ढहा देता। भूकंप की लंबाई का बोलने का मतलब है कि भूकंप आएगा तो तनी सुन छोटा, अरे तनी सुन ही लिया, अरे तनी सुन ही ना पता चल। और भूकंप पे तो कि घरवे ढह जेता। तो दो तरह का भूकंप आता है, और जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे लोगों को हवा में उछाल देते हैं और पूरे शहर में कहर बरसा देते हैं। किसी क्षेत्र की भूकंपीयता या भूकंपीय गतिविधि एक समयावधि में अनुभव किए गए भूकंपों की आवृत्ति, प्रकार और आकार है। भूकंप मापने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ या फिर सिस्मोमीटर माप का उपयोग किया जाता है। पूरे विश्व के लिए आघूर्ण परिमाण, कौन सा परिमाण, आघूर्ण परिमाण अब तक का सबसे प्रचलित पैमाना है, जिसके बारे में लगभग 5 तीव्रता से बड़े भूकंप दर्ज किए गए। अब समझना, आघूर्ण जो परिमाप है ना, आघूर्ण परिमाप, इससे परिमाण, इससे कहीं ना कहीं हम लोग को दुनिया में 5 खतरनाक भूकंप की झटका को महसूस किया गया है आघूर्ण परिमाण से। चलिए, ये थी भूकंप। तो धरती हिल गला, भूकंप आ गया। अरे तनी सुन पते चल रहा नारे, घर टूट गला। तो दो तरह का है, जो तनी सुन के लिए है और जो कहर बरसा दिया। तो भूकंप दो तरह के होते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं भूकंप के प्रकार, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप के 4 मुख्य प्रकार हैं। कितने मुख्य प्रकार है? 4 मुख्य प्रकार है। कौन प्रकार? टेक्टोनिक। कौन सा? टेक्टोनिक। दूसरा ज्वालामुखी, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा पतन और विस्फोट। यही भूकंप के 4 प्रकार होते हैं। प्रत्येक प्रकार का एक अलग तंत्र के कारण होता है, यानी जो भी होता है ये चारों में जो भूकंप आएगा वो अलग अलग तरह से आएगा, और इसके परिणाम स्वरूप एक अलग प्रकार का कंपन भी होगा। और जैसे जैसे प्रकार का भूकंप आएगा वैसे वैसे धरती डोल जाएगी। चलिए, तो हम लोग देखते हैं भूकंप के 4 प्रकार में पहला जो प्रकार है वो है विवर्तनंकी भूकंप। अब देखिए विवर्तनंकी भूकंप है क्या, कैसे आता है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। टेक्टोनिक भूकंप, हाँ, विवर्तनंकी भूकंप को हम लोग टेक्टोनिक भूकंप भी कहते हैं। हम लोग देखे थे टेक्टोनिक भूकंप हो गया, ज्वालामुखी भूकंप हो गया, तो जिसमें से हम लोग टेक्टोनिक भूकंप को समझते हैं। टेक्टोनिक भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गति के कारण आते हैं। अब सभी को पता हो भैया कि पृथ्वी के नीचे का प्लेट है, थाली है, ढकना है, लोटा है, सब चीज है, कलछुल उचुल किलोई उलोई सब। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर क्या है, तो पृथ्वी के अंदर प्लेट भी है। अब वो प्लेट आपस में क्या होगा, गति कर गया, यानी इन भूकंपों के दौरान निकलने वाली ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती है और व्यापक क्षति का कारण बन सकती है। अब समझो क्या होता है, समझो। जब प्लेट आपस में गति करेगी, जब पृथ्वी के अंदर प्लेट आपस में क्या करेगी, टकराएगी, और जब आपस में टकराएगी तो खिसकेगी भैया। टकराने मतलब मारपीट, टकरेगी का हमर से भिड़वी का, बोलते भिड़वी का। तो भाई 2 प्लेट पर टकराना शुरू कर दिया। अब इन लोग क्या किया, भिड़ गया, यानी टकरा गया, और एक प्लेट दूसरी के नीचे खिसकते चली गई। अब एक जो भिड़न दोनों, तो ऐसा तो समय जरूर आया कि एगो को उठा के पटक दिया होगा। तो जो पटकाया वो हो गया नीचे, और जो प्लेट है वो हो गया ऊपर। वही बोलता है कि दूसरी के नीचे खिसकती है, ये जब मेंटल की हलचल से प्लेट हिलने के लिए मजबूर हो जाती है। मतलब कि प्लेटों के टकराने से, प्लेटों के हिलने से, या फिर प्लेटों के खिसकने से ही विवर्तनंकी भूकंप आती है, जिसे हम लोग टेक्टोनिक भूकंप कहते हैं। चलिए देखिए क्या बोलता है, इसका कारण समझिएगा। अभी तो हम लोग समझ गए विवर्तनंकी भूकंप है क्या, अब समझेंगे कारण।
टेक्टोनिक भूकंप तब आते हैं जब पृथ्वी की प्लेटें कहाँ होती है, हिलती है। दिलबर दिलबर जब गाना बज रहा था तो उसमें पृथ्वी की प्लेट हिल रही थी, डांस कर रही थी। ऐसा तब हो सकता है जब दो प्लेटें आपस में टकराती है। अब लड़ाई लड़ाई में क्या होला, गन में चेंज कर दल का तो दूसर के पसंद के गाना दूसर के पसंद, तो हमारे पसंद के बना ना रे, हमारे पसंद के बजाओ, तो कहीं ना कहीं दूसर पसंद के नहीं बना बजा, तो इन लोग आपस में क्या हो गया, टकरा गया, यानी मारपीट करना शुरू हो गया। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे खिसकती है या जब मेंटल से प्लेट हिलने लगती है तो इसी के कारण क्या होता है, विवर्तन की भूकंप आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि भूकंप का पहला प्रकार विवर्तन की भूकंप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको आज की क्लास में ज्वार भाटा और भूकंप समझ में नहीं आएगी JH एग्जाम फ्लैक्स के प्लेटफॉर्म पे, तो किसी भी प्लेटफॉर्म में अच्छे से समझ में नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रभाव क्या होगा समझिएगा। अब टेक्टोनिक प्लेट के फटने से क्या होता है इसका कारण समझ गए, अब इसकी प्रभाव को समझेंगे। क्या समझेंगे, इसकी प्रभाव को समझेंगे। देखिए क्या बोलता है, टेक्टोनिक भूकंप अविश्वसनीय रूप से क्या होता है, बड़ी शक्तिशाली हो भैया, क्या है, बहुत शक्तिशाली होती है और व्यापक क्षति पहुंचा सकते हैं। वे सुनामी और भूस्खलन जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं को भी ट्रिगर कर सकती है। मतलब कि टेक्टोनिक भूकंप के कारण आपका क्या आ जाएगा, सुनामी आ सकता है समुद्र में और भूस्खलन यानी धरती भी धंस सकती है। किसके कारण, टेक्टोनिक भूकंप के कारण। दूसरा क्या भैया, ज्वालामुखी भूकंप। दूसरा कौन सा भूकंप है, ज्वालामुखी भूकंप है। ज्वालामुखी भूकंप पृथ्वी के सतह कहां पहुंच दिया है, तो पृथ्वी के सतह के नीचे मैग्मा की हलचल के कारण होता है। यह भूकंप अक्सर टेक्टोनिक भूकंपों से छोटे होते हैं। अब कहीं ना कहीं मैग्मा, अब पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, लावा है, सारा चीज है। अब मैग्मा जब क्या होता है, वही मैग्मा पृथ्वी के अंदर जब अगर वो रहेगी आग तो उसको मैग्मा कहेंगे, और वही मैग्मा जब बाहर आती तो उसको ज्वालामुखी कहेंगे। तो वही मैग्मा बाहर नहीं आएगी और पृथ्वी के अंदर रहेगी तो क्या होगी, वही मैग्मा पृथ्वी के अंदर जम जाएगी, और वो जब जमेगी तो उसको भी डांस करने का मन करेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं गति करेगी। अब क्या होता है, ये जो होगी भूकंप, जो ज्वालामुखी भूकंप है वो कम होगी, यानी इससे कम कंपन होगा पृथ्वी का, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा सकते हैं। अब इसका कारण क्या है, इसके कारण को समझना। ज्वालामुखी भूकंप, कौन सा भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप तब आते हैं, अभी जो बता दिए, ज्वालामुखी भूकंप तब आते हैं जब मैग्मा पृथ्वी के सतह के नीचे चला जाता है। ऐसा तब हो सकता है जब मैग्मा पृथ्वी के प्लेटों के गति के कारण ऊपर की ओर बढ़ता है या जब ज्वालामुखी से निकलता है। अब कहीं ना कहीं बताएं, प्लेट भी लड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये जो प्लेट है वो ऊपर की ओर, यानी प्लेट के ऊपर चढ़ गया मैग्मा, और वही प्लेट के अनुसार मैग्मा को पृथ्वी को ऊपर की ओर धकेलता है। तो ऐसे कारण में ही हम लोग ज्वालीय भूकंप हमारे पृथ्वी पर महसूस होते हैं। इसका प्रभाव क्या होगा, ज्वालामुखी भूकंप के प्रभाव, देखिए ज्वालामुखी प्रभाव काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या पहुंचा सकते हैं, काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। रुकिए एक बार इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए, मिटाने का मतलब क्या है ना स्टूडेंट्स, कि मेरी आवाज चली गई थी।
अब आवाज जो चली गई थी तो आप लोग आधे में तो रुक नहीं सकते थे। अब मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को अच्छे से अच्छे क्लास में दे सकूं। आज ही के क्लास में हम लोग को आपको पूरा ज्वालामुखी भूकंप पूरा बताना है, ज्वारा भाटा बताना है। इसलिए थोड़ा सा ये क्लास को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये हो चुका है लेकिन मेरी मैक की आवाज चली गई थी, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके प्रभाव। इसका प्रभाव क्या होता है भैया? ज्वालामुखी भूकंप के आने का प्रभाव क्या होता है? समझ, ज्वालामुखी भूकंप काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, भले ही वे आमतौर पर टेक्टोनिक भूकंप से छोटे होते हैं। वे ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन जैसी अन्य प्रकृति आपको भी टारगेट कर सकते हैं। अब देख, ज्वालामुखी भूकंप से क्या होता है? धरती घसक सकती है, यानी धरती भूस्खलन हो सकती है और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को भी टारगेट कर सकती है ज्वालामुखी भूकंप। तीसरा क्या है भैया? तीसरा है संकुचित भूकंप। क्या है? संकुचित भूकंप। अभी क्या भैया? ढहने वाले भूकंप। कौन से भूकंप? ढहने वाले भूकंप। अब संकुचित भूकंप को क्या बोलेंगे? तो ढहने वाले भूकंप भी बोलेंगे। अब संकुचित भूकंप तब आते हैं जब इमारत को या भैया वो गिर जाता है। कुतुब मीनार गिर गया, समझिए संकुचित भूकंप आ गया। बुर्ज खलीफा गिर गया तो समझिए संकुचित भूकंप आया। तो सब ऊंची ऊंची इमारत है ना, ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग है, वो पिलर है, तो कहीं ना कहीं अगर वो सब हिलने लगे और हिल के गिर जाए तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वो कौन सा भूकंप था? तो वो संकुचित भूकंप था या फिर ढहने वाले भूकंप होती है। ये भूकंप आमतौर पर बहुत छोटा नहीं सुन के लिए फील हो गया, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर ये आबादी वाले इलाके में आते हैं तो जानलेवा हो सकते हैं। अगर ज्यादा पॉपुलेशन वाला इलाका में अगर संकुचित भूकंप आएगा तो जान भी जा सकती है। कारण, ढहने वाले भूकंप तब आते हैं जब इमारतें या अन्य संरचनाएं ढह जाती है। गिर गया समझ लो ढहने वाले भूकंप। कुछ भी अन्य इमारत, ऊंची ऊंची बिल्डिंग अगर गिर गई तो समझिएगा ढहने वाली भूकंप है। अब इसका कई कारणों से हो सकता है, जिसमें खराब निर्माण, खराब मौसम या भूकंप शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि सर इसका प्रभाव क्या होगा? जान भी जा सकता है। पतन भूकंप यानी संकुचित भूकंप। पतन भूकंप आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर वे आबादी वाले इलाके में आते हैं तो जानलेवा भी हो सकते हैं। वे आग और गैस रिसाव जैसी समस्याएं भी पैदा कर सकती है संकुचित भूकंप, जिसको हम लोग ढह जाने वाले भूकंप भी कहते हैं। आज जो चौथा और जो अंतिम प्रकार है वो होता है विस्फोटक भूकंप। कौन सा? विस्फोटक भूकंप। अब विस्फोटक भूकंप क्या है? तो विस्फोटक भूकंप विस्फोटकों के विस्फोट के कारण होते हैं, यानी विस्फोटकों के विस्फोट के कारण होते हैं। ये भूकंप आमतौर पर बहुत छोटा, और कैसे पता नहीं चल कैसा भूकंप पता नहीं चल रहा, बोलते भूकंप भाग रहे तो कैसा भूकंप वाला कि पता नहीं चलता। ठीक है, तो आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर ये आबादी वाले इलाके के पास आते हैं तो नुकसान पहुंचा सकता है। कारण क्या है? तो देखो भैया, विस्फोटकों के भूकंप कैसे आएंगे? विस्फोटकों के विस्फोट के कारण विस्फोटक भूकंप आते हैं। ऐसे कई कारण से हो सकता है, जिसमें खनन भैया, निर्माण या युद्ध भी शामिल है। अब देखिए, युद्ध भी शामिल का बोलने का मतलब है परमाणु बम गिरा दिए। कहा गिरा दिए? परमाणु बम गिरा दिए। तो कहीं ना कहीं परमाणु बम कहां गिराए? जमीन पे। तो जमीन में कंपन होगी ना। पड़कवे फोड़ते हैं तो कितना भयानक हिल जाता है, दिल हिल जाता है, जमीन हिल जाता है, कंपन होती है ना। तो वही परमाणु विस्फोटक, अगर कोई भी चीज का विस्फोट अगर हम पृथ्वी में करेंगे तो वही विस्फोटक के कारण ही हमारा विस्फोटक भूकंप आती है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या होता है। विस्फोटक भूकंप आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा आबादी वाले इलाका के पास आते हैं तो बहुत
नुकसान पहुंचा सकते हैं, वे आग और गैस रिसाव जैसी दूसरी आपदाएं भी पैदा कर सकती है। भूकंप के अन्य रूप भी हो सकते हैं। देखो 4 प्रकार के तरह के बाद भूकंप और भी उनका रूप हो सकता है, जैसे भैया आफ्टर शॉक, फोर शॉक और प्रेरित भूकंप। अब आफ्टर शॉक क्या है? आफ्टर शॉक वास्तव में वह एक छोटा भूकंप है जो बड़े झटके के बाद मुख्य झटके के स्थान के पास आता है। अब मान के चला आफ्टर शॉक कौन सा है? एक बहुत बड़ा झटका आया, बहुत बड़ा भूकंप है, और तनी सुन बोलते हैं ना, तनी सुन, जैसे हम लोग दूध लेते हैं ना, तो एक चुनका जिसको बोलते हैं चुनका दांत, तनी सुन, एक चुनकवा, वही चुनकवा को हम लोग क्या बोलेंगे? आफ्टर शॉक बोलेंगे। उसके बाद क्या बोलता है? इतने तीव्र भूकंप से पहले उसी क्षेत्र में आने वाले भूकंप को फोरशेक कहा जाता है। अब मान के चल पहले अलार्म बजाना कि भाग जो रे हम भूकंप आने वाला, तो पहले जो अलार्म बजता है जो आपको अलर्ट करता है, तो वही अलर्ट भूकंप को ही हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को ही हम लोग फोरशॉक कहा जाएगा। अब मानव प्रभाव जैसे खनन, सिंचाई परियोजनाएं और अपशिष्ट निपटान प्रेरित भूकंप के कारण ये सब भूकंप बनते हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या होता है, निकलता है? तो भूकंप अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी और जानलेवा प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है। अब हम लोग को कहीं ना कहीं से बच के रहना जरूरी है। भूकंप के विभिन्न प्रकारों, अनेक कारणों और भूकंप की स्थिति में आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण होती है। मतलब कि भूकंप हो भाई, प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो हम लोग के लिए अच्छा थोड़ी होगा। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को सेफ रहना है, हम लोग को इसका उपाय निकालना होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के क्लास में आपको भूकंप और ज्वार भाटा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आज के क्लास में समझ में ना आए तो कोई क्लास में समझ में ना आए तो मैं अंकुर कुमार राय मिलूंगा फिर अगले वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।